स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले हम क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इससे पहले मैं अपनी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो और भी बना चुका हूँ, लेकिन उसमें जो हमने टर्म्स पढ़े थे वो थोड़े शॉर्ट टर्म्स थे। मतलब शॉर्ट में डिस्कशन किया था हमने उस चैप्टर पे, बट अब हम हर टर्म्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिटेल में फुल चैप्टर को पढ़ने वाले हैं डिटेल्ड में। पार्ट 1 है ये। आप पूरी वीडियो को अप टू एंड तक देखें, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप सीज़न। इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका था क्रॉप क्या होती है, आपको मालूम भी होगा अगर आपने वो वीडियो देखी है तो। क्रॉप क्या था कि एक पर्टिकुलर प्लांट्स जो एक ब्रॉड एरिया यानी वास्ट एरिया लैंड में अगर कल्टीवेट यानी ग्रो किए जाते हैं तो हम उसे क्रॉप कहते हैं। क्रॉप सीजन क्या है इंडिया में? देयर आर 3 मेन क्रॉप सीजन्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में 3 मेन सीज़न हैं क्रॉप के। फर्स्ट इज़ खरीफ क्रॉप, सेकंड इज़ रबी क्रॉप, थर्ड इज़ जायद क्रॉप्स। तो आपको याद रखना है कि हमारी इंडिया में सीज़न के अकॉर्डिंग, इन आवर कंट्री सीज़न के अकॉर्डिंग हमने क्रॉप कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। वेरी गुड। देन व्हाट इज़ अ खरीफ क्रॉप? डिटेल में इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप्स, बस थोड़ा सीज़न और हम लोग आगे निकल गए थे, लेकिन अब यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दीज आर सोन इन ए रेनी सीजन फ्रॉम मंथ ऑफ जून एंड हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर। मीन्स जो खरीफ क्रॉप होती हैं वो बोई जाती हैं इन द मंथ ऑफ जून मंथ में तो बोई जाएंगी, और लगभग अक्टूबर नवंबर में जाके ये क्या कर ली जाती हैं? हार्वेस्ट यानी काट ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल पैडी का मतलब समझते होंगे धान बोला जाता है अपने हिंदी वर्ड्स में। चावल, अरहर दाल है, पल्सेस दालों में आती हैं। कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड एटसेट्रा। ये सभी जो क्रॉप हैं ये सभी आपकी कौन सी क्रॉप हैं? खरीफ क्रॉप हैं। इन द मंथ ऑफ जून यानी जून में बोई जाएंगी और अक्टूबर एंड नवंबर तक, अक्टूबर लास्ट एंड नवंबर फर्स्ट वीक तक इन्हें हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। सेकेंड इज़ रबी क्रॉप। दीज आर सोन इन विंटर सीजन फ्रॉम मंथ ऑफ अक्टूबर एंड हार्वेस्ट अराउंड अप्रैल। यानी जो रबी क्रॉप होती हैं, रबी की फसलें जो अभी सीज़न चल रहा है, जो अभी अब अप्रैल तक जो निकल के गया है, ये सीज़न आपका रबी का सीज़न एंड हुआ है। इसमें क्या होता है कि हम लोग फसलों को अक्टूबर नवंबर में जाके बोते हैं और हार्वेस्ट यानी उन्हें काटते हैं जब वो पक जाती हैं। कब तक? अप्रैल लास्ट तक। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, गेहूँ, चना, मस्टर्ड, सरसों, ये सभी जो फसलें हैं वो रबी क्रॉप्स के अंडर आती हैं। जायद क्रॉप्स, दीज आर सोन इन समर सीजन फ्रॉम मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल टू जून। मीन्स मार्च अप्रैल में ये क्या करी जाती हैं? बोई जाती हैं और जून तक इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ऐसी फसलों में आप जानते होंगे खरबूजे, तरबूजे, खीरा, ककड़ी और जो वेजिटेबल्स हैं वो सब आती हैं। मस्क मेलॉन, वाटरमेलॉन, कोकम्बर एंड अदर वेजिटेबल्स, ये सभी जो क्रॉप्स हैं वो आपकी जायद क्रॉप्स हैं। बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं जो शुरू से लेके एंड तक हमें ज़रूरत है और हमें आने भी चाहिए, तभी हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर करें, प्लोइंग क्या होता है, ये सभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ इन्हें देख लेते हैं कौन से हैं ये। फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड इज़ सोइंग ऑफ सीड्स। पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करेंगे? मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे, देन सोइंग, बीजों को बोएंगे, और उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूजेस करेंगे, इरिगेशन सिंचाई करेंगे। जो वीड्स यानी खरपतवार जो फसलों के साथ साथ जो फालतू की चीज़ें उग जाती हैं उनको रिमूव कैसे करना है। हार्वेस्ट यानी जब हमारी फसल पक जाएगी तो हम कैसे काटेंगे। थ्रेशिंग, उसके बाद हमें अनाज अलग निकालना है। सीरियल्स फसलें जो होती हैं, जो अनाज जो होता है जैसे गेहूँ है, चावल, ये सीरियल्स के अंदर आते हैं, तो इनको अलग अलग कैसे करना है
या सरसों, ये सब अलग अलग कैसे करते हैं, थ्रेशिंग, देन स्टोरेज, और स्टोरेज कैसे करेंगे। लेट अस कम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वेरी गुड। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज अ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? सॉइल को प्रिपेयर आप कैसे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। वो प्रोसेस जिसमें आप सॉइल को टर्न करें अपर लेयर टू लोअर लेवल, जैसे एक ये अपर लेवल है, इसके नीचे लोअर लेवल है, जब आप इसे प्लोइंग करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो हम उसे क्या बोलते हैं? टर्निंग बोलते हैं। और जब प्लोइंग करेंगे तो वो जो हमारी सॉइल है, जो मिट्टी है, वो कैसी हो जाएगी? लूज़ हो जाएगी, यानी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लूज़ हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को प्लोइंग कहा जाता है। प्लोइंग हेल्प्स द सॉइल इन अ नंबर ऑफ फॉलोइंग वेज। प्लोइंग कैसे कैसे हेल्प करती है? वो फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प इन लूजनिंग द सॉइल सो दैट इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर। मीन्स इट हेल्प इन लूजनिंग द सॉइल। अगर हम प्लोइंग करते हैं तो ये क्या किस में मदद करता है? मिट्टी को लूज कर देता है। जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं, सो दैट इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर। जब मिट्टी लूज हो जाएगी तो जब हम उसमें सिंचाई करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या करेगी? होल्ड करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा एयर को क्या करेगी? ट्रैप करेगी। सेकेंड पॉइंट, द लूज सॉइल ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स विच मेक द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो लूज सॉइल, जब मिट्टी लूज हो जाती है तो उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट कैसे होगा? अर्थवॉर्म्स को। जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को कैसा करते हैं? वो भी लूजन करते हैं। इसीलिए अर्थवॉर्म्स को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। किसान के सबसे बड़े मित्र होते हैं कौन? अर्थवॉर्म्स होते हैं। यही रीज़न है कि जब हमारी मिट्टी लूज़ हो जाती है प्लोइंग प्रोसेस से, जब हम लोग मिट्टी को लूज़ कर देते हैं तो उसमें अर्थवॉर्म भी क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, और जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी ग्रोथ करते हैं, विच मेक द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जिससे हमारी जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसी हो जाती है? फर्टिलाइज हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर क्या हो जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। It also easy to mix the fertilizers and manures in the loose soil। ये भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि जब हमारी मिट्टी लूज़ हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स को सॉइल के साथ क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं। जब हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, मैन्योर का यूज़ करेंगे, तो जितना फर्टिलाइजर मैन्योर हम डालेंगे अपने फील्ड में तो उतना ही मिट्टी के साथ वो आसान होगा मिक्स होने में। तो जब मिक्स हो जाएगा तो सॉइल कैसे हो जाएगी? फर्टिलाइज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल इज ब्रॉट अप फ्रॉम लोअर लेवल्स ऑफ सॉइल सो द प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। जब हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? ब्रॉट अप फ्रॉम लोअर लेवल्स ऑफ द सॉइल सो द प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। जब हमारी सॉइल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे तो जो उसकी लेवल होगी, जो अपर लेवल और लोअर लेवल जो मिट्टी की होती है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाएगी, और जो प्लांट्स हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को बड़ी आसानी से अपने अंदर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफायर कर सकते हैं रूट्स की हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ रूट्स की हेल्प से, ट्रांसपायरेशन मेथड से प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर को क्या कर लेते हैं? गेन करते हैं मिट्टी में से। लेकिन अगर मिट्टी वो लूज होगी तब किसमें? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वीड्स बाय अपरूटिंग दैम। जितनी ज़्यादा मिट्टी हमारी लूज होती है, जितनी ज़्यादा मिट्टी हमारी लूज होगी जितनी ज़्यादा मिट्टी हमारी लूज होगी तो वीड्स जो होते हैं, जो खरपतवार जो फसल के साथ फालतू की जो अनवांटेड जो प्लांट्स या जो होते हैं वो जो उग जाते हैं, जब हमारी मिट्टी जितनी ज़्यादा लूज़ होगी तो उतना ही खरपतवार कम होगी, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें जो उनकी रूट्स होती हैं वो पहले से ही कमज़ोर होती हैं, तो वो क्या करनी भाई? मिट्टी में होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसमें भी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारा प्लोइंग प्रोसेस। नेक्स्ट, हाउ इज़ प्लोइंग डन? प्लोइंग कैसे डन होती है? कैसे प्लोइंग कर सकते हैं हम? हाउ इज़ प्लोइंग डन?
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ प्लोइंग, दो टाइप्स के मेथड हम प्लोइंग में देख सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशन टाइम में जाएं, बहुत पुराने टाइम में जाएं, तो पुराने टाइम में आपको वही मिलेगा, किसान क्या करता था, दो बैल को लगा के और उनमें बीच में हल फंसा लेता था और हल में ऊपर से फोर्स लगा के और उसके बैल आगे बढ़ते जाते थे और मिट्टी क्या होती थी, लूज़ होती चली जाती। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइमली कंज्यूम करता है, टाइम को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। मान के चलो किसी किसान के पास बहुत ज़्यादा खेती है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो वो इस चीज़ को कैसे करेगा, उसे तो इस प्रोसेस से, ट्रेडिशन मेथड से प्लोइंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसीलिए आज जो प्रेजेंट एरा में क्या है, मॉडर्न मेथड में क्या है, कल्टीवेटर, हैरो एटसेट्रा, ये विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर इसमें आगे लगा देते हैं और कल्टीवेटर, हैरो उसके पीछे लगा के उसको खींचता चला जाता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी मिट्टी है वो लूज़ हो जाती है और ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा कम करता है, बहुत जल्दी इस प्रोसेस को होता है। और जितना जल्दी ये चीज़ होती है उतनी जल्दी हमारी मिट्टी कैसी है, प्रिपेयर हो जाती है, प्लोइंग प्रोसेस डन हो जाती है। नेक्स्ट, सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स क्या, आपने अभी तक प्लोइंग प्रोसेस पूरा डिटेल में पढ़ लिया स्टूडेंट्स। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज सोइंग ऑफ सीड्स। आखिरकार हम जो बीज होते हैं उनको कैसे बोते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लोइंग प्रोसेस के बाद। अब आपने मिट्टी आपकी प्रिपेयर हो चुकी है, कैसे कैसे प्रिपेयर हुई, कैसे आपने की, क्या क्या करा, वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सोइंग ऑफ सीड्स में क्या है, फॉर सोइंग द फार्मर मस्ट सेलेक्ट हेल्दी एंड गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। अगर हमें सोइंग ऑफ सीड्स यानी बीज को बोना है, किसान को बीजों को बोना है, तो कुछ चीज़ें दिमाग में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले वो जो बीज होंगे, जो सीड्स होंगे, वो हेल्दी और गुड क्वालिटी के होने चाहिए। जितने ज़्यादा हेल्दी और गुड क्वालिटी के सीड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा क्रॉप अच्छी होगी। कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड्स मस्ट बी एंश्योर्ड। प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड्स मस्ट बी एंश्योर्ड का मीन्स समझे, जब आप सीड्स को बोएंगे तो एक सीड और दूसरे सीड के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस का मतलब थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही जगह आपने 8-10 बीजों को बो दिया, ऐसे नहीं है। प्रॉपर एंश्योरिंग, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए सीड्स के बीच में। सेकेंड, the seeds must be sown in proper rows so that watering them is easy। जो आप सीड्स जब सो करेंगे तो वो हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रॉपर रोज में होना चाहिए। प्रॉपर रो का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट टू स्ट्रेट होना चाहिए, जिससे हमें इरिगेशन करते टाइम जब हम पानी उसमें लगाएंगे तो आसानी हो। जैसे ऐसी फसलें भी होती हैं, जैसे पोटैटो, आलू की खेती आपने देखी होगी। आलू की खेती कैसे होती है, आलू को पहले बो देते हैं मशीन से, सीड ड्रिल से, मशीन से उसको बो दिया जाता है और उसके बाद उसमें क्या बना दी जाती हैं, रो बना दी जाती है मशीन से। जब रो बना दी जाती है तो उस रो से बड़ी आसानी से पानी भी आ जाता है और हमारी आलू की खेती भी बड़ी आसानी से हो जाती है। तो ऐसी फसलों को ही कहा जाता है रो क्रॉप्स, जिसमें कॉटन भी आता है, पोटैटो भी आता है, और भी फसलें हैं, इसलिए एटसेट्रा। इन सबको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, रो क्रॉप्स बोला जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है कि व्हाट आर रो क्रॉप्स, तो आप आसानी से कह भी सकते हैं कि ऐसी क्रॉप्स, ऐसी फसलें हैं जो जिसमें सीड जो है, जो हम बीजों को बोएंगे वो स्ट्रेट टू स्ट्रेट होनी चाहिए और उनमें रो बना देते हैं मशीन्स के द्वारा, जिससे जब हम इरिगेशन करते हैं, जब पानी लगाते हैं तो पानी लगाने में भी आसानी होती है। थर्ड पॉइंट, द सीड्स मस्ट बी सोन इन प्रॉपर डेप्थ अंडर द सॉइल so that they get air, water and suitable temperature to germinate। It means जो सीड्स हैं, जो आप बीजों को बोएंगे, वो एक प्रॉपर डेप्थ में जाने चाहिए, प्रॉपर गहराई में जाने चाहिए। अब इसका मीन्स देखो क्या है, अगर आपने सीड्स ऐसे ही डाल दिए तो वो ऊपर वाली लिए, मतलब ज़मीन के जस्ट ऊपर रह जाएंगे, मिट्टी के जस्ट ऊपर रह जाएंगे। ज़्यादा अंदर कर दिए तो उन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ज़्यादा गहराई में जाके एयर नहीं मिलेगी, वाटर वहाँ तक नहीं जाएगा, तो वो ग्रो कैसे करेंगे, जर्मिनेट कैसे करेंगे। तो हमें प्रॉपर डेप्थ में डालने हैं। अगर ऊपर डाल देंगे आप सीड्स को तो क्या होगा, जो बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स हैं वो दाने वगैरह खा जाएंगी, बीज वगैरह को खा जाएंगी, तो भी आपका लॉस है। अगर ज़्यादा अंदर डाल देंगे तो उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जो सीड्स है वो एक प्रॉपर डेप्थ में क्या करना है, ग्रो करना है, सो दैट दे गेट एयर, जिससे उन्हें एयर भी मिलती रहे, पानी भी मिलता रहे, सुइटेबल टेम्परेचर भी मिलता रहे, जो जिस टेम्परेचर पे वो ग्रो करेंगे और आराम से आपके जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट,
डी पॉइंट, द सीड्स मस्ट बी सोन इन प्रॉपर सीजन। जो भी सीड्स हैं वो प्रॉपर सीजन में आपको क्या करने हैं, ग्रो करने हैं। इट मीन्स, इसका देखो मीन्स क्या है, इसका मीन्स है, अब ऐसा नहीं है कि आपने गेहूं के बीज ले लिए, गेहूं ले लिया और आप गेहूं को उगाने जा रहे हैं भाई गर्मियों में, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि गेहूं हमारी क्या है, रबी फसल है, रबी की फसल है, तो उसे सर्दियों में बोआ जाता है और गर्मियों में काटा जाता है, वो उसका एक्यूरेट टेम्परेचर होता है। अगर आप इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो उगेगा नहीं। तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि सीड्स मस्ट बी सोन इन प्रॉपर सीजन। सीड्स जो हैं वो आपको प्रॉपर सीजन में ही क्या करने हैं, ग्रो करने हैं, यानी बोने हैं। सॉइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल, और सॉइल भी आपकी कैसी होनी चाहिए, प्रिपेयर्ड वेल, यानी मिट्टी, यानी जो प्लॉइंग प्रोसेस है वो पहले से डन, कंप्लीटली डन होना चाहिए। सोइंग ऑफ सीड्स मस्ट बी डन बाई सीड ड्रिल मशीन। सीड ड्रिल मशीन, ये क्वेश्चन जो दिमाग में आया, सीड ड्रिल मशीन ये क्या है स्टूडेंट्स? सीड ड्रिल मशीन कुछ नहीं है, एक मशीन होती है जैसे सरसों की मशीन, गेहूं की मशीन, आलू की मशीन, इन सभी को सीड ड्रिल ही मशीन बोला जाता है। ट्रैक्टर के साथ लगा के, ट्रैक्टर के थ्रू इनको खेतों में लगा दिया जाता है और एक 2-4 आदमी बैठ के और उसमें बीजों को डालते रहते हैं, और ये एक्यूरेट प्रॉपर डेप्थ पे जो गहराई है, जो प्रॉपर गहराई जो होती है वहाँ तक बीजों को क्या करता रहता है स्टूडेंट्स, बोता रहता है। जब प्रॉपर गहराई तक बोता रहता है तो जो आपकी जो सीड्स हैं वो एक एक्यूरेट डेप्थ तक पहुंच जाती हैं, और जब एक्यूरेट डेप्थ तक पहुंचेंगी तो अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि एक्यूरेट डेप्थ पे जाएंगी तो उनका क्या क्या बेनिफिट होगा, कि उन्हें एयर भी मिलेगी टाइमली, वाटर भी टाइमली मिलेगा, और जो सीड्स हैं उनको एक्यूरेट टेम्परेचर भी मिलेगा, और उसके साथ साथ वो जो सीड्स है वो क्या करेंगी, जर्मिनेट करेंगी, और आफ्टर सम टाइम वो आपको एक अच्छी सी फसल भी नज़र आने लग जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स इतना जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, जो आपको इस वीडियो के अंदर जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको तब भी कोई क्वेरी, कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर लिखें। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना जो भी आपका जो डाउट है उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।